गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें और सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मान के चलिए कि सारा क्वेश्चन जो है पूरा हिट करेगा। ठीक है, तो जो चैप्टर्स है रिगार्डिंग जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे पे क्वेश्चन हैं, है ना। ऐसे जो वन वन करके हम डालते जाएंगे और सारे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को जो हम एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिए हैं और यहाँ से 100% श्योर है ना। इसको जो है हम स्टार मार्क कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है 3 से 5 मार्क्स आपको आना ही आना है 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डिफाइन टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं और इट इज अ स्केलर वेक्टर। Deduce an expression for electric field due to dipole at axial point and equatorial point। इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से एक दो जो है पक्का जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो टाइप का पोल। ये डाइपोल होता क्या है? It is combination of two equal and opposite charge separated by a small distance। डाइपोल होता क्या है? दो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। एक माइनस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्लस क्यू है। दोनों क्या है? दोनों सम डिस्टेंस पे क्या है? कुछ डिस्टेंस कुछ दूरी पे क्या है? सेपरेटेड है। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करते हैं। ये होता है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डाइपोल मोमेंट जो है डाइपोल के स्ट्रेंथ को दिखाता है एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन। यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई एक चार्ज, कोई मैग्नीट्यूड लेंगे क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 12। यही क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन है कि वेक्टर किस कलर है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यानी माइनस इधर डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन इज निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या लिख देंगे? जब क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है तो लिख देंगे इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट लिख देंगे चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, है ना। क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। डायमेंशन का बात किया जाएगा तो चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का होता है L, तो क्या हो जाएगा? 80L। ये जो है ये अबाउट हो गया डाइपोल मोमेंट। अब पूछा जा रहा है कि डाइपोल तो समझ में आ गया डाइपोल क्या होता है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया है। अब पूछा जा रहा है कि डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो दोनों पॉइंट पे, आपसे कोई एक पॉइंट पे पूछ सकता हो सकता है कि दोनों पॉइंट पे पूछे। दो पॉइंट क्या है? एक एक्सियल दूसरा का इक्वेटोरियल। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये जो है आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिए होंगे। अब जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। ये क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। दोनों क्वेश्चन आया हुआ है एक्सियल एंड दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल। तो पहला हम लोग चलते हैं एक्सियल पॉइंट पे।
जो भी आपसे एक्सेल पूछ सकता है या इक्वेटोरियल पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है, हम दोनों कर देते हैं, दोनों आपको याद रखना है। एक्सेल पोजीशन, तो क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा, कंसीडर, पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बनाते हैं, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान के चलते हैं 2L, यानी L यहाँ से यहाँ तक का बीच में, या 2L ही लिख देते हैं, सेपरेशन क्या है 2L, और सेंटर से हमको क्या है R डिस्टेंस पे, यानी सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ निकालना है। ये कहलाएगा एक्सियल पॉइंट, क्योंकि ये हो गया एक्सियल लाइन हो, इसको इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, और किसी पॉइंट पे हो क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन। ओ पे निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ, डाइपोल मोमेंट लिखने आना चाहिए लैंग्वेज आपको, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल along axial line, ये लैंग्वेज लिखिएगा और उसके बाद आगे करेंगे। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस पॉइंट पे क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से, कितना से करेगा, E1 से, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा K, इसका चार्ज कितना है Q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R है, R में से L चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, R माइनस L, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R है, ये क्या है 12 है ना, तो यहाँ से L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये डिस्टेंस, तो ये जो KQ बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ये प्लस Q किसी पॉइंट को रिपेल करता है और निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा E2 से, किसे करेगा, E2 से, और E2 का वैल्यू कितना होगा, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। अब क्लियर है कि E1 ज्यादा होगा E2 से, E1 ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि नजदीक है, नजदीक वाला ज्यादा चोट पहुंचाएगा, ज्यादा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, हियर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, ज्यादा है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना निकालेंगे, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई नेट क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में घटाना पड़ेगा, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी E1 माइनस का E2 लिखना होगा, ठीक है। तो E1 कितना है, आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज E1 इज KQ बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, सारा कुछ हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो E1 कितना है, KQ बटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से KQ को कॉमन निकाल लिया जाए, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। और आगे क्या कर दें, और आगे एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या ले लिए? एलसीएम ले लिए। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या करें। के क्यू यानी ईनेट जो हम निकाल रहे हैं, ईनेट जो निकाल रहे हैं के क्यू नीचे, नीचे क्या है, दोनों को ना अलग अलग करते हैं। होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस एल, 2 बार लिख सकते हैं आर माइनस एल। नीचे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखते हैं आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल। इसको ब्रेक कर देते हैं तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा माइनस बाहर में है, लिख देते हैं शॉर्ट माइनस आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2RL लिख दिया आपने। कुछ कटेगा, ये कटेगा, काट दिए तो क्या मिलता है, ऊपर में के क्यू और जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4RL। नीचे क्या करते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। इसको भी करेंगे तो नहीं आएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। यानी ई नेट जो है हम लिखेंगे। और आगे हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो क्या करते हैं, Q इंटू 2 इंटू L एक साथ लिखते हैं, यानी K R को लिखेंगे, इसको लिखते हैं Q और 2L यानी 2 Q इंटू 2L। 2 और बचता है, 2 बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, Q 2 बाहर निकाल दिया, 2 यहाँ लिख दिया, L अब इंटू R एक रह गया। अब ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया ई नेट, है ना, ये रहा ई नेट। इसको हम लोग P लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2KP इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला आता है ना। एक मेन फॉर्मूला तो यही है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। मेन फॉर्मूला यही है। एक और होता है ना, यानी एक्सियल पे एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइपोल की वजह से, वो आएगा 2KP इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया, ठीक है, ये आता है। यदि इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा डाइपोल होता है, मतलब उसका एल क्या है, बहुत कम है, उसका लेंथ बहुत कम होता है। इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, लिख देते हैं इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इतना छोटा है कि उसका जो लेंथ है वो आर से बहुत छोटा है, तो उस केस में एल को नेगलेक्ट कर देते हैं और ई नेट जो है बन जाता है 2KP इंटू आर डिवाइड बाई, इसको 0 करेंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा। आर से आर कटेगा तो क्या मिलेगा, 2KP बटा आर क्यूब। स्टूडेंट्स को एक जो है ना फॉर्मूला ज़्यादा याद रहता है और ये याद नहीं रहता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह देता है, तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग 3 स्टार करें तो इसको 2 स्टार तो करना ही है, तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछ देता है। तो आप हम जो ड्राइव कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट हम जो है ड्राइव कर दिए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और छोटा कर दें, लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसको छोटा करेंगे, इतना में इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो है इसके एक और डेरिवेशन पूछता है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हम हटाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट
इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो डाइपोल बनाते हैं, ये रहा माइनस क्यू। डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी यहाँ से L, ये था सेंटर है, यहाँ से L, यानी डिस्टेंस कितना मान के चलते हैं हम लोग 12। इक्वेटोरियल लाइन कौन सा है? दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे, यानी हमको यहाँ पे अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर लैंग्वेज वही लिखना पड़ेगा, जब एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना होगा? चार्ज इनटू सेपरेशन। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, यानी यहां से सेंटर से कितना r डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। ऐसा हम लिख दिए। अब हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है? ये पॉइंट O मान लेते हैं, इस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट को रिपेल करता है, वो कितना से? E1 से मान लेते हैं। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये R है, ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो एक KQ डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगेन निगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको? निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये E1 मान लेते हैं कितना से? E2 से अट्रैक्ट कर रहा है, तो E2 कितना होगा? तो अगेन यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव माइनस Q चार्ज, क्योंकि माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, और E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? चार्ज K इंटू चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस। देखिए ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि R और L का हाइपोटेनस है, ये डिस्टेंस इतना ही आएगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से E1 और E2 क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, और इसको लोग क्या मान लेते हैं? E मान लेते हैं, ठीक है। E1 E2 क्या है? सेम है, सेम है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें? दो ये वेक्टर का सम है, एक जो है फील्ड इधर है, एक का फील्ड इधर है, तो नेट किधर होगा? तो नेट जो है इधर होगा, ई नेट इधर आएगा, है ना। ई नेट क्या आएगा? इधर आएगा। कैसे इधर आएगा? तो देख लेते हैं, देखिए यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको। हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। ये और ये साइड दोनों सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। ई को दो कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसका इधर कितना हो जाएगा? ई cos थीटा, क्योंकि E1 को हम लोग ई ही मान लिए हैं। अब इसका इधर कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा। E2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ई cos थीटा, यानी E2 cos ई cos थीटा हो गया। इसके नीचे कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा। ध्यान दीजिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन? ये बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा? तो वो इनेट दिख रहा है क्लियर, कितना हो रहा है? ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, यानी कितना आ जा रहा है? 2e cos थीटा। पुट करते 2, ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
एंड कोस थीटा। कोस थीटा क्या लिखते हैं, कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b बाई एच। इस थीटा के लिए b हो गया l और h हो गया ये, यानी हो जाएगा बेस यानी l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हाफ, ये हो जाएगा ना, यानी l बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हाफ, यानी इसको अगेन सोल्व किया जाए इनेट, यानी आ जाएगा 2kq इंटू एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 प्लस हाफ, यानी ये हो जाएगा 3/2। देखिए मेन फॉर्मूला यही है, फिर से अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, यदि डाइपोल छोटा होगा तो क्या करें, ठीक है ना। तो उधर लिख लिए होंगे आई होप, इसको आगे सोल्व करते हैं। मेन फॉर्मूला ये आया है, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। अच्छा के क्यू एल इंटू 2 को पी मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट पी छोड़ क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन। तो यहाँ से जो इनिट आ रहा है वो लोग लिखेंगे 2QL, 2QL पी हो गया तो क्या आ जाएगा ये KP बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला आया हुआ है। और ये भी फॉर्मूला है, जो डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, लिख देते हैं यहाँ पे, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, डाइपोल क्या है बहुत छोटा है, उस केस में आर क्या होगा बहुत बड़ा है एल से, तो एल को नेगलेक्ट करते हैं, जीरो कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इनिट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा KP बटा आर क्यूब, KP बटा आर क्यूब, दिस इज फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन 100% श्योर है कि आएगा, ये आएगा एग्जाम 12th बोर्ड 2026 में, क्योंकि हमने दोनों ड्राइव कर दिया है, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी, और डाइपोल क्या होता है वो भी, 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में बदल दिए थे। तो ये पक्का जो है आएगा, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपको टॉर्क का जो है फॉर्मूला पूछा जाएगा कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, है ना। तो टॉर्क क्या होगा, यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो डाइपोल क्या होगा, यानी हमेशा मान लेते हैं, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसमें क्या करें हम डाइपोल रख देते हैं, डाइपोल -Q से +Q होता है, सेपरेशन क्या है 2L, सेपरेशन क्या होता है 2L, L हो गया सेंटर से, फिर यहाँ से हो गया L, ठीक है। अब कैसे निकाले, यानी हमको किसका निकालना है, टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इस थीटा, कितना मान ले, कितना है ये एंगल थीटा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर फोर्स लगाता है, इधर फोर्स लगाता है, अब इधर फोर्स जो है कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, और निगेटिव चार्ज को क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, उल्टा लगाता है, इसमें फोर्स कितना लगेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q को 2 भाग में बांट देते हैं, एक इधर एक इधर, है ना, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो F का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा F कोस थीटा, F इधर कितना हो जाएगा F साइन थीटा। दिस फोर्स को भी हम लोग क्या करें 2 भाग में बांट, 2 कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा F साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा F कोस थीटा।
आप देखना ये कि टॉर्क कौन देता है, टॉर्क होता क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसा फोर्स जो उसको घुमाए टॉर्क करे वही क्या देगा, टॉर्क देगा। ठीक है, तो घुमा कौन रहा है, अगर इस फोर्स को देखा जाए तो ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, और इस फोर्स को देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, इसको इधर रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये टॉर्क दे रहा है, ये टॉर्क दे नहीं रहा है। सिमिलरली ये भी इसको इधर घुमा रहा है और ये नहीं घुमा रहा है, ठीक है, ये फोर्स क्या कर रहा है, टॉर्क दे रहा है, ये टॉर्क नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इस सेंटर के लोग घूम रहा है तो इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क जो है, दो फोर्स मिलकर टॉर्क दे रहा है, और टॉर्क होता क्या है, टाउ से नोट करते हैं टॉर्क को हम लोग टाउ से नोट करते हैं, ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर्मूला होता है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो टॉर्क है, जो नेट टॉर्क आएगा यहाँ पे, यहाँ दो प्रकार का यहाँ टॉर्क लग रहा है, टाउ1 प्लस टाउ2, ठीक है। कैसे, देखिए एक फोर्स ये है जो इसको इधर घुमा रहा है, एक फोर्स इधर जो उधर घुमा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसको टाउ1 बोलते हैं, इसको टाउ2 बोलते हैं, ठीक है ऐसा। तो टाउ1 कितना हो जाएगा, टाउ1 हो जाएगा भाई कौन सा फोर्स टॉर्क दे रहा है, तो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब इसका जो है सेंटर से डिस्टेंस कितना है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, एल, तो एल लिख दिया। टाउ2 कितना हो जाएगा, भाई ये फोर्स कितना कौन घुमा रहा है, तो एफ साइन थीटा, यहाँ से डिस्टेंस कितना एल, तो हो जाएगा एफ साइन थीटा इनटू का एल, ये हो गया नेट टॉर्क। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा फॉर्मूला, तो नेट टॉर्क की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2f साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 फोर्स क्या है, फोर्स है Q इंटू ई, क्यू ई एल साइन थीटा, 2QL, ये मिलकर क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट बन जाता है, यानी हो जाएगा PE साइन थीटा, P डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L, तो PE साइन थीटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, इस 3 स्टार हो गया। और क्या लिख सकते हैं टॉर्क को, क्योंकि ए बी साइन टाइप फॉर्म में है तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, यानी P क्रॉस E, ये हो गया। तो ये दोनों जो है याद रखना है, ठीक है ना, ये आएगा 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, लिख देंगे, है ना। यहाँ पर लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L, है ना, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इस जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो है सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम एक न्यूमेरिकल ले लिए हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले लिए हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड C ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A गिवन इन द फिगर दे रखा था, फिगर बना देते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बना दिए, ठीक है, चलो बन गया। इसको बोल देते हैं A B C, कहाँ रखा गया है, एक प्लस Q चार्ज जो है यहाँ रखा गया है और माइनस 2Q चार्ज यहाँ रखा गया है, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स A, है ना। A पर हमको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस दोनों चार्ज की वजह से। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डाउन कर लिया जाए, सॉरी क्या हो गया,
हमको इसको लिखना था, चलिए कोई नहीं, है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर मूव करा देते हैं। अब हम फिर से जो है डायग्राम यह बना देते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, इक्वेटर एंगल दिख रहा है, साइड क्या है, ए साइड है, साइड ए है, सबका साइड है। यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्या है माइनस 2q चार्ज है, ऐसा चार्ज है बी एंड सी। यहाँ पे यानी ए पॉइंट पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए प्लस क्यू चार्ज जो है किसी पॉइंट को क्या करता है, रिपेल करता है। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल किया, मान लेते हैं कितना से रिपेल कर रहा है, E1 से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए, E1 कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इतना से। माइनस 2q चार्ज क्या करेगा, किसी पॉइंट को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट पॉइंट। तो ये क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कितना से, E2 से। तो यहाँ लिख लेना E ड्यू टू माइनस 2q चार्ज इज E2, आप लिख लीजिएगा। वो कितना हो जाएगा, कि चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर। अगर देखा जाए, अगर इसको हम लोग E मान ले तो ये कितना है 2e, कितना है 2e, ठीक है ना। क्योंकि देख लीजिए ना 2kq बटा a स्क्वायर 2e के बराबर है। तो E1 E2 जो है आप पुट कर लीजिएगा। नेट क्या आएगा, है ना, E2 बड़ा है तो नेट इधर ही आएगा, E नेट हो जाएगा ये। E नेट की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो E नेट कितना हो जाएगा, रूट ओवर E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 120 डिग्री। इसको सॉल्व करें, E1 कितना है E का स्क्वायर, पुट कर देंगे बाद में, और E2 कितना है 2E, इसको हम E माने हैं, 2E का होल इसका मतलब 4E स्क्वायर। 2E1 कितना है E, अभी कितना है 2E, और कोस 120 होता है -1/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5E स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2E स्क्वायर, -2E स्क्वायर। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो आएगा 3E का होल स्क्वायर। यानी इसको सोल्व करेंगे तो √3 इंटू E, है ना, यानी और कर सकते हैं √3E कितना है, के क्यू बटा ए स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आया है। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है, इसको उतारिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका हम डायरेक्शन निकालते हैं। यानी जो रिजल्टेंट के जो डायरेक्शन अगर हम लोग E2 से इससे निकालें, है ना, इससे अगर मान लेते थीटा है, इसको मान लेते हैं जैसे वेक्टर हम जानते हैं ना, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है ना, और इधर का रिजल्टेंट है R। अब हमको ये एंगल निकालना है तो tan थीटा का, या इसको फाई मान ले तो tan फाई फॉर्मूला क्या होता है, B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कोस थीटा। तो ऐसे करके हम निकालेंगे रिजल्टेंट। चलिए हम इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, समझने के लिए A वेक्टर, ये B वेक्टर, ठीक है ना, B वेक्टर। तो tan फाई इक्वल टू, इसको लोग फाई मान लेते हैं, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी निकालना है ना, तो B साइन थीटा
डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। पुट करते हैं। बी क्या इसको माने, यानी E1 को बी मान लिया है। E1 साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा E2 प्लस बी क्या है E1 कॉस 120 डिग्री। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं आगे। E1 को क्या माने हैं E, और साइन 120 कितना हो गया, यदि आप भूल जाएं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये कितना हो गया साइन 120, और कास्ट रूल के हिसाब से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी हो जाएगा कॉस 30, और ये कितना हो जाएगा √3/2। भूल जाए तो ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा रूट कॉस, ये साइन 120 हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई E2 कितना है 2E है, E1 कितना E, अभी कितना है वैल्यू -1/2, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करते हैं E √3/2 डिवाइड बाई ये -E/2 है ना, 2E में से E/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 बचेगा ना, 3E/2, यानी 2 और 2 कट जाएगा, और E से E कट जाएगा तो ये बचेगा √3/3, यानी आ जाएगा 1/√3, यानी tan phi जो आया, ये आया है 1/√3। 1/√3 के लिए फाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा 30 डिग्री, डायरेक्शन इज 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यानी इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा, है ना, वो बताना है। क्या यूज करके, गॉसेस थ्योरम यूज करके बताना है। यानी इन्फिनाइट वायर हम लेते हैं पहले, है ना, जैसे आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कंसीडर इन्फिनाइट वायर, ऐसे इन्फिनाइट वायर ले लिए। ये मान लेते हैं इनफैक्ट जो है चार्ज कितना है +Q चार्ज है, कहाँ तक गया है इन्फिनिट तक, ऊपर भी कहाँ तक गया है प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है ना। मान लेते हैं लेमडा क्या है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। यानी इसको आ सकते हैं चार्ज बटा लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, यानी Q/L है। लेमडा क्या है, Q/L है, ये वो गिवन है। जब गॉसेस थ्योरम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर एन, है ना, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, जो पूरे चार्ज को पूरी तरह क्या कर दे, इनक्लोज कर दे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, जो चार्ज को पूरी तरह क्लोज कर दे। ये लिखते हैं कंसीडर ए सिलिंड्रिकल सरफेस विच इनक्लोज चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अब क्या करें इसको हम लोग क्या करें, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, जो चार्ज को क्या कर रहा है, पूरी तरह क्लोज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे क्लोज कर दे। मान लेते हैं क्या है, सिलिंड्रिकल जो है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जो पूरी चार्ज को क्या कर रहा है, पूरी तरह क्लोज कर रहा है। अब देखिए जो लाइंस होगा, लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर जो लाइंस है इसमें जो चार्ज है, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन कैसे होगा, लाइंस ऐसे निकलेगा, लाइंस ऐसे निकलेगा। जो लाइंस निकलेगा उसको हम ऐसे दिखा दिए, इधर भी लाइंस ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो गॉसियन सरफेस है इसमें 3 सरफेस है,
एक अपवर्ड सरफेस S1 सरफेस, एक डाउनवर्ड वाला S2, एक जो है ये वाला है ना कर्व्ड वाला, ये है S3। 3 टाइप का क्या है सरफेस होता है, ठीक है। तो जो है फ्लक्स देगा गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, E डॉट ds है ना, इसको लोग क्या हो जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर होता है गॉसियन थ्योरम के अनुसार, ठीक है। अंदर में टोटल फ्लक्स जो है E डॉट ds कौन देगा, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, वही तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है। तो अगर हमको देखा जाए तो इसको हम लिखने जा रहे हैं, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, एक सरफेस S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। तो S1 के लिख रहे हैं टोटल फ्लक्स थ्रू E डॉट ds है ना, डॉट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब डॉट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा ना, E इंटू ds इंटू, क्या हम S1 के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग S1 के लिए, S1 किधर है, S1 और S2, ऐसे भी समझ लीजिए कि S1 और S2 क्या कर रहा है, ये फ्लक्स नहीं दे रहा है क्योंकि लाइंस जो है इस सरफेस को कट नहीं कर रहा है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 इज 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या अदरवाइज ऐसे लिख दीजिए E ds है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई इधर है, इसका इस सरफेस का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लिखते हैं cos 90 डिग्री, ठीक है। S2 के लिए भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ऐसा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब इसका जो है डायरेक्शन, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या है इधर होता है, यानी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसको S2 के लिए, सरफेस S2 के लिए भी लिखेंगे हम लोग E ds cos 90 0 हो जाता है। सिर्फ कौन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर्व्ड सरफेस देगा, क्योंकि यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी सरफेस को कट कर रहा है। और फ्लक्स किसे कहते हैं, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच कट्स एंड क्रॉस द सरफेस एरिया नॉर्मली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करता है वही क्या देता है, फ्लक्स देता है। तो ऐसे भी S1 S2 0 देगा क्योंकि लाइंस कट नहीं कर रहा है ना, ऐसे भी 90 लिख दिए हैं। और एक और क्या होगा S3 के लिखेंगे, S3 के लिखेंगे हम लोग E ds cos 0 क्यों लिख रहे हैं कि सरफेस का डायरेक्शन भी इधर होता है, डायरेक्शन सरफेस का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के नॉर्मल, जैसे इस वाले सरफेस का नॉर्मल क्या होगा डायरेक्शन, इस सरफेस के नीचे क्या होगा इसका डायरेक्शन, इस सरफेस का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और सरफेस डायरेक्शन इधर है, तो E और S के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इसको क्या हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है। अब इसको आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। cos 90 तो 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा E कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ds ड्यू टू S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा S3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, S3 का वैल्यू क्या होगा, S3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना होता है 2 पाई r इंटू एल, क्या होता है हाँ जी। तो ये जो S3 होता है वो कितना 2 पाई RL होता है। अब हम थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे छोटा कर देते हैं और हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि E इंटू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई RL इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली भी क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या आ गया Q डिवाइड बाई 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि लेमडा टर्म में लिखना है तो लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है Q इनसाइड बाई Q बाई लेंथ, लेमडा क्या होता है चार्ज बटा लेंथ, और चार्ज बराबर को क्या कहते हैं लेमडा इंटू एल। अब इसको हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, E इक्वल टू हो जाएगा चार्ज लिख सकते हैं हम लोग लेमडा इंटू एल, नीचे क्या है 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या आ गया लेमडा बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। की कटर में भी लिख सकते हैं
इसको के के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 के 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 2 लेमडा डिवाइड बाई 4 पाई ऑप्शन नोट इंटू आर, ई जो है ना, या लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? के हो गया ना, ये हो जाएगा 2 के लेमडा बटा आर, ये हो जाता है के टर्म में। ये हो गया, इसको के को तोड़ दिया उसके टर्म में है। तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जो है डेरिवेशन है, यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और हमेशा इसका फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे? एक जो है कंसीडर इनफाइनाइट लार्ज शीट, कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन शीट। मान लेते हैं कि जो हम शीट माने हैं वो क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, ठीक है ना। अब इसका चार्ज क्या मान लें? इसे मान लेते हैं चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है, या मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। लेट सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा क्या होता है? चार्ज बटा एरिया, ठीक है ना। ये सिग्मा मान लिए हैं। और जब हमको सॉल्व करना है गॉसेस थ्योरम के अनुसार, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, है ना। क्या कर लेते हैं? सिलिंड्रिकल लेते हैं। देखो इन्फिनाइट लार्ज है, तो इन्फिनाइट लार्ज हो तो इन्फिनाइट गॉसियन सरफेस तो बना नहीं सकते हैं इतना बड़ा। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस छोटा सा ऐसे बना देते हैं। ये रहा गॉसियन सरफेस, ये ऐसे गया, इसका सेंटर से यहाँ से ये ऐसे बाहर निकल, दिखा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस रखा हुआ है, इसको कुछ पोर्शन को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। क्योंकि इन्फिनाइट लार्ज बहुत बड़ा है तो ऐसा हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया क्या देगा? ए। इस सरफेस का भी एरिया कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे निकल रहा है, ये ए ऐसे, ठीक है ना, ये निकल रहा है, ये एरिया। देखिए जो ऐसे जो रखा हुआ है जो चार्ज, तो जो भी लाइंस निकलेगा सरफेस कैसे निकलेगा? तो लाइंस कैसे निकलेगा? लाइंस ऑलवेज ऐसे निकलेगा। सरफेस को ऐसे कट किया, सरफेस को ऐसे कट करेगा, ऐसे लाइंस निकल रहा है और सरफेस को ऐसे कट कर रहा है। इधर से भी लाइंस ऐसे निकल रहा है, ऐसे लाइंस आ रहा है और ऐसे सरफेस को कट कर रहा है। तो समझने वाली ये बात है कि लाइन सिर्फ ये सरफेस S1 और S2 को ही कट कर रहा है, इस वाले सरफेस S3 को कट नहीं कर रहा है, नॉट कट। क्यों? क्योंकि लाइन थोड़ा ऐसे निकल रहा है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू S3 0, फ्लक्स थ्रू डायरेक्ट लिख सकते हैं S3 इज 0, या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, है ना। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ई डॉट ds इक्वल टू क्या होगा?
क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, तीन सरफेस है, तीनों के लिख लेते हैं। ई डी एस फॉर एस वन, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, इसका इस सरफेस का एस वन जो है इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये किसी लिख रहे हैं हम लोग एस वन के लिए, प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री फॉर एस टू, एस टू में भी वही है, पीछे वाला जो है ये एस टू है। एस थ्री में सरफेस का डायरेक्शन ऐसे है, सरफेस का डायरेक्शन जो है एस थ्री ऐसे और लाइन से ऐसे जा रहा है, यानी एंगल 90 डिग्री, यानी या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 या फिर यहाँ से दिखा सकते हैं ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट फॉर एस थ्री। कॉस 90 है तो ये 0, तो ये हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस, डी एस कितना S1, ई इंटीग्रेशन डी एस किसके लिए S2 के लिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो तो 0 हो गया क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको डी एस को जो है यानी ई इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो S1 आ जाएगा, इसको S2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर लिख देते हैं। S1 कितना है एरिया, इसको एरिया हम लोग A माने हैं, S2 को भी एरिया A माने हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं E, S1 कितना है A, S2 कितना है, ये भी A ही है, क्या होगा क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट 2EA इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना एक्सप्रेशन Q डिवाइड बाई 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बटा एरिया होता है, तो चार्ज बटा एरिया अगर लिखेंगे हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लिखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है डेंसिटी जो कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो ले देखिए क्या है कांस्टेंट है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है, और लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डू नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आया हुआ लिए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा ये आसान क्वेश्चन ले लिया गया है, ये भी CBSE क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये साइन यूनिट क्या होगा, है ना, ये जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines which crosses surface area normally। ऐसा लाइन जो सरफेस को नॉर्मली कट करता हो क्या देता है, फ्लक्स देता है। यानी अगर हम ऐसे लाइंस दिखा दें, ऐसे लाइंस दिखा दें, और ये सरफेस एरिया है, ऐसे जो है एरिया रख दिए हैं, सरफेस एरिया जो लाइंस कट कर रहा है वही क्या देता है, क्या ये जो लाइंस कट कर रहा है ये क्या दे रहा है, फ्लक्स। जो लाइंस कट ऐसे कट नहीं कर रहा है वो फ्लक्स नहीं देगा, ये क्या देगा, फ्लक्स देगा, क्या देगा, फ्लक्स देगा, ठीक है ना। ऐसा डायग्राम आपको बना देना है। और चूंकि अगर 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स होता है
E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या मान लें, ये एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसको आप जो है अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, जनरली ऐसे दिखा दीजिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस एरिया ऐसे दे रखा है, सरफेस एरिया ऐसे दे रखा है, सरफेस एरिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं कि सीधा ही कट करेगा, हो सकता है कि ऐसे कट कर के निकल रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कट करने के बाद ऐसे निकल रहा हो, है ना, ऐसे कट करके निकल रहा हो। तो देखिए जो इसका जो सरफेस एरिया एस है, अब सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया होता है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया होता है। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मली कट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो ई का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो आप बताइए कौन सा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स दे रहा होगा, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस को नॉर्मली कट कर रहा है, तो नॉर्मली ये कट कर रहा है, ये लाइन ये जो है फ्लक्स नहीं देगा, ये फ्लक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कि मान लीजिए कि ऐसे क्या है, ऐसे मान लीजिए कि बुक्स सरफेस है तो लाइंस जो है ना ऐसे ही कट कर सकता है ना, ऐसे कट नहीं कर सकता है क्योंकि पतला है ना सरफेस, ये सरफेस पतला है, तो ऐसे कैसे कट करेगा, जब भी कट करेगा ऐसे कट करेगा, तो ये फ्लक्स देगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, तो ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया कितना है, एस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई एस कॉस थीटा, है ना, और इसको ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। और इसका असाइनमेंट पूछा गया था, तो असाइनमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का असाइनमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बटा चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखिए ये तो ड्राइव कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इनफाइनाइट, क्या क्वेश्चन है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्या करना है प्रूफ, कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो जो है हम जो डेरिवेशन किए हुए हैं अभी इसी क्लास में, डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन किए हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है बता दिया था वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो जो डेरिवेशन है वही यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि ड्राइव करना है गॉस थ्योरम से, ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया, इसको आप ड्राइव कर लीजिएगा और आप ड्राइव करके दिखाइएगा कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नोट भी क्या है, कांस्टेंट है ना, क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट इन फ्री स्पेस कहा जाता है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो ओवरऑल क्या है, ये कांस्टेंट है और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, इंडिपेंडेंट। ये फॉर्मूला दिखाने के बाद लिख दीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, बस सेम क्वेश्चन है, बस आप ये लाइन जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा, हो गया। फिर बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा।
पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको भी आप दिखा दीजिएगा, है ना। क्या दिखाइएगा कि जो है एक दिखाइएगा, जैसे ये हम दिखा दिए ऐसे करके लार्ज सीट दिखा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, लार्ज सीट से प्लस सिग्मा है। इस पॉइंट यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना से, सिग्मा बाई 2ε0 से, ठीक है। यदि ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव प्लेट रहेगा माइनस सिग्मा डेंसिटी है, तो कि कोई किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नीट्यूड सेम होगा सिग्मा बाई 2ε0 से। तो पॉजिटिव डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज रिपेल या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, है ना, विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से तो आपको 4-5-6 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, 2 चैप्टर्स लिया हुआ है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन कैपेसिटर के पर होगा। अच्छा, क्वेश्चन पर नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीबीएसई माया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पे कितना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना, ये पूछ रहा है। बड़ा स्पीड में करते हैं। अब पहले तो हम क्या करते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं, यह डाइपोल ऐसे, और बीच का डिस्टेंस क्या मान ले, लेंथ है L, 12 डिस्टेंस मान लेते हैं L। एक्सियल मतलब दिस इज एक्सियल लाइन, इस पे जो है पॉइंट O पॉइंट पे जो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस पे पॉइंट पे हमको निकालना है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस का L, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L। आपको जो है लैंग्वेज लिखना है, क्या लिखना है, कंसीडर। तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बाहर में चुनाव प्रसार चल रहा है। क्या लिख ले यहाँ पे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन इज 12। वी हैव टू फाइंड, ऐसा ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R from center of dipole along axial line। ऐसा लैंग्वेज लिख लिए हम। और जो है अब क्या करना है, पोटेंशियल देखिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है, V1 है। देखिए पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, और इसकी वजह से क्या मान लेते हैं, V2। दोनों की वजह से क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा पूरा लाइन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। V1 पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q, डिस्टेंस कितना, KQ बटा R, KQ बटा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना है R माइनस का L, और V2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। V2 इक्वल कितना हो जाएगा, K नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल जो है निकालना है, तो आप लिखिएगा नेट पोटेंशियल एट O, नेट पोटेंशियल एट O। तो V नेट इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस
V2। एक क्या है के क्यू बटा आर माइनस एल, दूसरा निगेटिव है तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल। इसी को सोल्व करना है तो सोल्व करते हैं। तो वी नीड इक्वल टू हो जाएगा, के क्यू को आप कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ बचेगा 1 बटा आर माइनस एल माइनस 1 बटा आर प्लस एल। और के क्यू अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, आर माइनस एल आर प्लस का एल, यहाँ आएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। ठीक है, आर से आर गया, यहाँ से मिलेगा के क्यू इंटू 12 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और वी नेट जो यहाँ पर मिलता है वो देखो क्यू इंटू 12 क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, चार्ज इंटू 12, तो क्या हो जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन ये करना है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, वो छोटा डाइपोल है, यानी उसका जो आर है वो उसका लेंथ से बहुत बड़ा है, तो एल को जीरो कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और वी नेट ऊपर आ जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये ड्राइव हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो एक्सियल पे फॉर्मूला ये होता है, इक्वेटोरियल पे कितना जीरो होता है, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं, है ना, या शॉर्ट में आपको बता देते हैं जीरो कैसे होता है। अगर पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो जीरो होता है। एक्सियल पे ये होता है जो डेरिवेशन किए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, यदि मान के चलिए कि पूछ दे इक्वेटोरियल पे, है ना, तो वो शॉर्ट में हम कितना लंबा लिखेंगे नहीं, एंड अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, जो जीरो होता है। अगर क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो जीरो बता दीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। एक डाइपोल लीजिए, शॉर्ट डाइपोल, लेंथ कितना है 12 डाइपोल का, हमेशा लेंथ कितना लेते हैं 12। इक्वेटोरियल लाइन मतलब दिस इज लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ ओ पॉइंट पर हमको निकालना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, अब इसकी वजह से क्या मान ले V2, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा, यहाँ से आर और एल है तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल है ना, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं नेट पोटेंशियल, आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज V1, और V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू, इसका यहाँ तक के क्यू बटा डिस्टेंस कितना है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ओ इज V2, और V2 कितना होगा के, चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल एट ओ, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है तो दोनों क्या कर देंगे, स्केलरली जोड़ देंगे। V1 कितना है के क्यू बटा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, V2 कितना माइनस में है तो माइनस बाहर निकाल दिया के क्यू, ऐसा लिख दीजिए। दोनों सेम टर्म में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तुरंत इसका सबसे आसान रहता है, तुरंत दिखा दीजिएगा 0। 2-3 नंबर का आ गया तो तुरंत सोल्व कर दीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन उम्मीद है कैपेसिटर के ऊपर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये भी नहीं आया। क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन है सीबीएसई में आया क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, कैपेसिटर के ऊपर नहीं है। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग along z direction with magnitude increasing at instant rate along negative z direction। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर सीधे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, इसको लेके चलते हैं। तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से पहले हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे प्लस क्यू बनाते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ए पॉइंट पे ए से बी लेके जाना है हमको। ए पर क्यू नोट चार्ज है, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करेगा वही क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन बाई चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना, लिख लीजिएगा। कंसीडर, है ना, ए प्लस क्यू चार्ज एंड ए क्यू नोट टेस्ट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। तो वर्क डन मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, या VA पोटेंशियल होगा, यहाँ क्या होगा VB पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। तो वर्क डन क्या होता है, तो स्मॉल वर्क डन होगा, मान लीजिए ए और बी बहुत छोटा है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है Q नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है dV, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस BA है, यहाँ क्या है पोटेंशियल VB। तो दोनों के बीच का ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, dV मान लेते हैं, dV इज VB माइनस BA। हम इतना लंबा ना लिखते हुए सीधे लिख देते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं दोनों के बीच का, dV, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। लिख लेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज dV, ठीक है ना, ऐसा लिख लेंगे। अगेन क्या करते हैं, वर्क डन, ये पोटेंशियल के टर्म में है, ये वर्क डन क्या आया है पोटेंशियल के टर्म में, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन दिखाना है। ये तो पोटेंशियल के टर्म में है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में दिखाता है। तो वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, जो डिस्टेंस कितना मान लेते हैं dr, है ना। A से B के बीच का डिस्टेंस कितना है dr, कितना है dr डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना लगेगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, F डॉट डिस्टेंस कितना है dr, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा फोर्स से। अब फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, E आ रहा है ना। तो क्या लिखते हैं, E, ठीक है ना, ऐसा E। तो फोर्स कितना है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा है। फोर्स पता होना चाहिए क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डिस्प्लेसमेंट dr इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो फोर्स लिखेंगे बाद में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, ए से बी का डिस्टेंस कितना मान लिया dr, और एंगल कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स कितना है Q नॉट E इंटू dr, और cos 180 -1 होता है, तो -1 ऐसे लिख दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों क्या है, दोनों क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है, दोनों वर्क डन का ही है।
तो LHS टू LHS, RHS इज इक्वल टू RHS, और उधर क्या है Q नॉट, यानी वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, तो वहाँ लिख सकते हैं Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस dV, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है dV इज इक्वल टू इधर क्या है माइनस Q नॉट E इंटू DR, तो ये और ये कट गया, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया माइनस E इंटू DR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप नोट डाउन कीजिए, डेराइव हो चुका है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का डेरिवेशन हम कर दिए हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी यहाँ से हम लोग देख लिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DR, EDR, ठीक है ना, ये होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है माइनस dV बाई DR। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हो जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है dV इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dV को भी चाहिए, मान लेते हैं R1 से R2, तो क्या हो जाएगा dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं A से B कर रहे हैं ना, A से B कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dV का इंटीग्रेशन V आ जाएगा, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DR R1 से R2, R1 से R2, तो ये भी जो है एक्सप्रेशन याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है, ये भी कहीं से आया हुआ है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें था, ये जो डेरिवेशन है आप देख लिए है ना, इस क्वेश्चन एक और था कि ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग जे डायरेक्शन की तरफ विथ इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट अलोंग माइनस जे डायरेक्शन। तो इसको क्या करेंगे, जैसे आप क्या कीजिए, इसको समझ में आ गया होगा, अब हम क्या करते हैं ना XYZ मान लेते हैं, ऐसे डायरेक्शन होता है, एक इधर इधर तीनों डायरेक्शन दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको इधर Z मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं X, इधर मान लेते हैं Y, ठीक है, इधर Z है, इधर क्या है माइनस Z डायरेक्शन, बोला है कि माइनस Z में क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इधर ने देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इधर भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम लोग दिखाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे सरफेस दिखाना होगा इस टाइप से, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दिखाना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ऐसे दिखाना होगा इस टाइप से, या कहीं ऐसे लाइन भी दिखा सकते हैं, और परपेंडिकुलर होता है ऐसे सरफेस का, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं। निगेटिव में क्या है E इंक्रीजिंग है, E क्या है इंक्रीजिंग है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है पोटेंशियल भी क्या होता है घनिष्ठ क्या नजदीक हो जाता है, यानी इसमें ऐसे दिखाना होगा नजदीक ऐसा नजदीक दिखाना होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा नजदीक होगा, ये दिखाना होगा इलेक्ट्रिक, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, जिसको ऐसा बना देना था, ठीक है, जल्दी से उतारिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए फाइनल कैपेसिटर पे आ गए हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन है कि इन नेटवर्क 4 कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 ऐसे डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे, डायग्राम को हम बना देते हैं ऐसे, ऐसे यहाँ है इस टाइप से एक कैपेसिटर C3 C4 और यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, और इस दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डाला गया है 8 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि ये C2 है, ये C1 है, ये C3 है, ये C4 है,
ये है 12 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड क्वेश्चन में है, ये 6 माइक्रोफराड और ये है 3 माइक्रोफराड। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस पहला क्वेश्चन। दूसरा, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 इज इतना, C1 में अगर चार्ज इतना है देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 C4। C3 C4 में चार्ज कितना होगा एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 C4। C4 में एनर्जी स्टोर कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन दे रखा है, तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे एक रिजल्टेंट सी नेट कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6 और 3 इसके लिए कितना हो जाएगा, 6 + 3 9। और ये हो गया 9। और सीरीज में क्या होता है, सबको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12। इसके लिए 1/4 और इस दोनों को सोल्व करते हुए कितना है 9, तो 1/9 हो गया। तो ये हो जाएगा 12, कितना ले एलसीएम, क्या हो जाएगा 12 4 9, 3 लेते हैं, 3 चौका 12, 3 तिहाई, फिर 4 लेंगे 36 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 4 9 बार में, ये हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, यानी 1/c इक्विवेलेंट। और फाइनली c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 36/16। और कितना इसको लिख दें, 4 से 4 9 और 4 चौका 16। तो ये हो गया c इक्विवेलेंट, ये हो गया c इक्विवेलेंट। उतारिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि C3 C4 में चार्ज कितना होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने चाह रहे हैं, इस पर कितना चार्ज होगा। फिर से डायग्राम बनाते हैं इधर और साइड में आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ऐसे कैपेसिटर है, कितना से जुड़ा हुआ है 8 वोल्ट से। देखिए हमको मालूम चल जाएगा कि सी नेट कितना है, सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट है 9/4। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इसे कितना फ्लो करेगा, तो हो जाएगा C × V। C कितना है 9/4 और वोल्टेज कितना है 8, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 9 दूना 18 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो फराड में है तो माइक्रो। तो यहाँ से जो Q फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 18 माइक्रो कूलम। यहाँ से कितना फ्लो करेगा Q, और यहाँ ये क्या है C4 C3। देखो एक ही रास्ता है, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करेगा, यानी इसमें भी कितना फ्लो करेगा 18 माइक्रोकूलम, इसमें कितना करेगा 18 माइक्रोकूलम। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, C3 C4 से चार्ज कितना फ्लो करेगा 18 माइक्रोकूलम एंड 18 माइक्रोकूलम। क्लियर है, हो गया। और लास्ट उसके बाद क्वेश्चन है कि C3 C4 में क्या हो जाएगा, चार्ज एनर्जी कितना होगा, लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो तीसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड वाला एनर्जी होता है Q²/2C है ना। तो हमको C3 C4 में निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 है ना, कनेक्टेड इन सीरीज। C3 C4 सीरीज में है तो भाई इसका जो है सीरीज में सीक्वेंट कितना हो जाएगा, तो 1/C3 कितना है 12, 1/12 प्लस 1/4 1/C इक्विवेलेंट। 12 लेंगे एलसीएम तो 1 + 4 किया तो उल्टा कर देंगे तो 12/4 यानी कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफराड। सी इक्विवेलेंट इतना आ गया। तो नेट एनर्जी कितना हो जाएगा, चार्ज Q कितना 18 माइक्रोकूलम है, Q² यानी 18 × 18 टू C कितना है 3, ये है माइक्रो इंटू माइक्रो, 2 बार है ना, तो 10⁻12 भी देते हैं यहाँ पे। 18 माइक्रो इंटू माइक्रो 10⁻12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा माइक्रो 10⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 9 बार में, 3 × 6 = 18 9 × 6 = 54 यानी 54 10⁻⁻⁶
6 जूल। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? बताइए उसको। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये गलती से लिखा गया था। तो प्रत्येक 4 कैपेसिटर है, प्रत्येक का 12 माइक्रोफैराड है। तो ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है 500 वोल्ट पे। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक में कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम जरा इसको डायग्राम पीछे बना देते हैं। यानी इधर ऐसे कैपेसिटर है, ऐसे 4 कैपेसिटर है और इसको जोड़ा गया है 500 वोल्ट से। ये कितना सारा बाय 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड है ऐसे। ठीक है ना। तो देखो जी, ये जो है ना, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 करते हैं। यानी सीक्वेंट कितना हो जाएगा इसका, 12/3, 3/12, यानी ये हो जाएगा 4। यानी इतना कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। और ये जो है इसके साथ पैरेलल है, तो फाइनल सीक्वेंट कितना हो जाएगा, 4 + 12, 12 × 4 16 माइक्रोफैराड। तो पहला का आंसर क्या आ जाता है, 16। ठीक है, ये तीनों सीरीज और तीनों मिलके इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ये तीनों मिलके इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो है इससे जो है चार्ज जो निकलेगा, इसे चार्ज मान लेते हैं क्यों निकलता है, इसे चार्ज क्यों निकल रहा है, बैटरी से चार्ज क्यों निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, यहीं से 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक इधर अब एक इधर। ठीक है ना। तो पहले तो क्यू नोट बताते हैं कितना होगा। क्यू नोट चार्ज कितना फ्लो करेगा, सी इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सी कितना है 16 और पोटेंशियल कितना है 500। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 2 0 और 10 के पावर -6 कूलम ऐसे। यानी इसको हम लोग सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 × 10 के पावर -2 कूलम। ये नेट चार्ज, ये बैटरी से फ्लो, ये नेट चार्ज फ्लो कर रहा है। और प्रत्येक में कितना जाएगा, तो जो हम इसको देख लेते हैं, फिर से डायग्राम इसको बना देते हैं। यानी जो है डायग्राम इस टाइप से है। यहाँ पे बैटरी है 500 वोल्ट का, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, यह चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे, यहाँ 2 भाग में बट रहा है ना। एक का यहाँ पर कितना है 12 माइक्रोफैराड है और ये पूरा कैपेसिटर कितना है, ये पूरा सीरीज में है। अब ये इसको तीनों को कंबाइन करेंगे कितना है, 4 माइक्रोफैराड है। क्योंकि चार्ज क्या होता है, C × V, यानी Q प्रोपोर्शनल टू C। C जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो है इसमें ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, इसमें कम फ्लो करेगा, क्योंकि ओवरऑल कितना है 4 है। तो रेशियो कितना है 4/12, ऊपर में 4 है, नीचे कितना है 12 रेशियो। यानी सोल्व करेंगे कितना का 1/3, 1/3 का रेशियो। इधर मान लो चार्ज कितना, इसमें सीरीज में सब में चार्ज फ्लो सेम करेगा। इसमें चार्ज मान लेते हैं Q1, इसे कितना चार्ज कर रहा है Q1, तो Q1 का वैल्यू कितना होगा, तो Q1 = हो जाएगा कितना, 1/3, 1 एक से जाएगा तो इधर 3x जाएगा, यानी 1/4 जाएगा, यानी 1/3 है। यानी टोटल रेशियो कितना 4, 1 + 3 4 हो गया। 4 में से 1 भाग इसमें गया और 4 में से 3 भाग इसमें गया, यानी 1/4 भाग में से 1 भाग गया कितना, और टोटल चार्ज कितना है, इतना। तो इसमें Q1 कितना चला जाएगा, 2 × 10 के पावर -2 कूलम। ये Q1 इसमें चला जाएगा और इसमें 3 हिस्सा चला जाएगा। तो इसका जो है Q2 जो हम निकाल देते हैं, Q2 जो है हो जाएगा 3 हिस्सा जाएगा 4 में से टोटल का। तो कितना होगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6 × 10 के पावर -2 कूलम। यानी इधर कितना चला जाएगा, 6 × 10 के पावर -2, इधर कितना चला जाएगा 2 × 10 के पावर -2। ये जो है तीनों में क्या होगा, इतना ही सेम जाएगा, इसमें इतना जाएगा। ठीक है ना। चलो इतना ही क्वेश्चन लिए हुए थे, और जो है इतना कर लीजिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद वाला सीरीज में फिर आपको क्वेश्चन देंगे। थैंक यू।